हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो हम लास्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट की थी हमने। चाल्कोजेंस थे जिनको हम और फॉर्मिंग ग्रुप भी बोल रहे थे। तो मैं उनके अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आ रहा हूँ। तो इसमें हम क्लियर कर दिया था, मैंने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वही बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से वो अपनी वैलेंसी जनरल न्यूट्रल स्टेट के अंदर वो अपनी वैलेंसी 2 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाता है, और सल्फर न्यूट्रल स्टेट में अपनी कोवैलेंसी मैक्सिमम 6 तक ले लेता है, और सल्फर के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि ऑक्सीजन अब एक्सपांशन शो नहीं करेगा वैलेंसी में, और अगर वो वैलेंसी में एक्सपांशन शो नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एक्सपांशन शो नहीं करेगा। इसी लेकिन सल्फर वैलेंसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एक्सपांशन करेगा। तो सबसे पहले ये तो फिक्स रूल है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से। तो हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का, तो ये यहां लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि ऑक्सीजन अलग से एक्सेप्शन हो गया। तो ऑक्सीजन का जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ओ एटम की, वो -2 तो इसकी जनरल है, -1 परोक्साइड में मिलती है, 0 +1 एंड +2। ये तो इसकी मोस्ट कॉमन है, जनरल है सबके साथ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की और बाकी सबकी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर कोई हावी हो पाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कोई डोमिनेट हो पाएगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो फ्लोरीन हो पाएगा। तो फ्लोरीन के केस के अंदर तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी OF2 में पॉजिटिव 2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन और ये दो फ्लोरीन है। अब ये दोनों फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये -1 और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है, पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ही कंसीडर होते हैं। तो ऑक्सीजन भी सेकंड पावरफुल एलिमेंट तो है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन फ्लोरीन की वजह से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। तो ये OF2 पर ऑक्सीजन पर पार्शियल +2 आने का मतलब क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ खिसक गए, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो OF2 मॉलिक्यूल क्या होता है, OF2 मॉलिक्यूल की ये जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अनस्टेबल है, बहुत दुखी है, बड़े गुस्से में है, क्योंकि ऑक्सीजन पे +2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि वो नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन पे अगर किसी वजह से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो इनके कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये अपने को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लूट लेते हैं, यानी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे मैंने आपसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर OF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो है OF2। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो है OF2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो है OF2 नंबर 1, ठीक है।
बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट F2, देखो F2 Cl2 Br2 O2 SN2P4, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। OF2 मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, H2S मॉलिक्यूल है, PCl3 PCl5 SO2 SO3, इनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर आपको एलिमेंट पूछे तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा था कि F2 एलिमेंट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो OF2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OF2 मॉलिक्यूल पूछे तो, एलिमेंट पूछे तो देखो यहाँ क्वेश्चन में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अभी तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 OF2 Cl2 N2O5, तो अब उस केस में आप OF2 पे टिक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये आता कि which of the following element have which of the following element is powerful oxidizing agent, तब अपन F2 पे टिक करेंगे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर O2F2 पर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे O2F2 पर, तो O2F2 पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x2 -1, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब फ्लोरीन होगा तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा 2x = +2 x = +1। तो यहाँ पर O2F2 पर +1, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, जीरो है तो वो तो O2 मॉलिक्यूल पर रहेगा, सिंपल O2 मॉलिक्यूल पर रहेगा। -1 रहता है पेरोक्साइड में, -1 रहता है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के अंदर क्या रहेगा, पेरोक्साइड के अंदर -1 रहेगा। पेरोक्साइड बॉन्ड मैंने क्लियर कर रखा है अभी ऑक्सो एसिड पढ़ाते वक्त भी, जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये H2O2 इसका एग्जांपल है, और भी काफी सारे एग्जांपल कोर्स में हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो OF2 में क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, न इधर खिसकेगा न इधर खिसकेगा, तो इस ब्लू बॉन्ड की वजह से किसी भी टाइप का इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्रिएट नहीं होगा। बट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो बॉन्ड इधर खिसका तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड इधर खिसका, पार्शियल। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1, इस हाइड्रोजन पर +1, इस ऑक्सीजन पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1, तो पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, -1 आता है। तो और इस बॉन्ड को, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्सो बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्सी बॉन्ड। तो अगर इस तरह का कोई भी किसी भी, अब यहां पर भले और कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, यहाँ कोई दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ से वैलेंसी। तो अगर इस तरह का बॉन्ड है तो हम बोलेंगे वो पेरोक्सी कंपाउंड है और उसमें ऑक्सीजन पे -2, और जनरल है ये तो किसी पे भी देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लो, Fe2O3 देख लो, सारे ऑक्साइड्स पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जनरल कॉमन ऑक्साइड्स में, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉमन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में इस चैप्टर में हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्साइड ऑक्सीजन फैमिली में ही डिस्कस होते हैं डिटेल में। अच्छा, दूसरा एक एक्सेप्शनल ऑक्सीजन की एक एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट और होती है जो सुपर ऑक्साइड्स में होती है। ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, इट इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 का आयोनाइजेशन होता है K+ O2। जिन स्टूडेंट ने 11th में प्रॉपर स्टडीज की है तो उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये सब डिस्कस किए हुए हैं, मैंने बुक में भी डिस्कस किए हुए हैं कि O2 मॉलिक्यूल, O2-1 सुपर ऑक्साइड आयन, O2-2 पर इनके हेमोडायग्राम, बॉन्ड, इनके बॉन्ड ऑर्डर, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, KO2 इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। ये एक स्पेशल टाइप का है जिसमें पोटेशियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीधा O2 मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पोटेशियम का वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
जो एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, O2 का जो एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर नहीं है तो एक बार आप 11 के बुक में जाके अच्छे से रीड कर लो उसको। O2 में क्या हो जाएगा, पोटेशियम पर तो क्या होता है बेटा +1 और ये 2x इक्वल्स टू 0। तो O2 पे निकाल रहा हूं मैं, तो O2 पे 2x, तो 2x इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू +1/2। तो सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो +½ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो O2 मॉलिक्यूल पर -1 है, तो O एटम पर, क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम पर कितनी आई वो देखते हैं, ये एवरेज वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दो बेटा। एनीवे, ये तो ऑक्सीजन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करें सल्फर के बारे में, तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये +6 तक जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इनकी बात करें, अब यहां पर वापस सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम की बात करें, तो मैं पोलोनियम की फिर अलग से बात कर लेता हूं। तो पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 6s2 4f14 5d10 6p4, ये होता है, क्योंकि 6s2 बाद 4f में आता है, फिर 5d में 6p। ठीक है, पहले तो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक, तो ये मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर जिसे आपने 11 में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ रखा है उसमें ये बहुत वेल क्लियर था। ठीक है, और मैंने भी आपको बेसिक क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पोलोनियम में हाईएस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी होती है, पी ब्लॉक मेटल्स की, और हाईएस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के किस मेटल में मिलता है, वो पोलोनियम में मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, ये 6s2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 6s2 का जो पेनिट्रेशन पावर होता है टू न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, किसके बीच में, 6s2 और 6p4 के बीच में, क्योंकि बीच में 4f14 और 5d10 आ गए। तो ये इनकी जो दीवार बन गई, इनकी जो इन दोनों के बीच में जो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, और ये 24 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं, तो 24 प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हुए हैं, तो इस 24 प्रोटॉन यानी इन 24 प्रोटॉन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गए। तो इस वजह से क्या हो गया, 6s2 न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाता है। तो यहां पर जो होता है वो लार्ज एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लार्ज ई बन जाता है, लार्ज ई डेल्टा ई, लार्ज एनर्जी डिफरेंस। इस वजह से और ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में चला जाता है, क्योंकि 6s2 का पेनिट्रेशन पावर 4f और 5d ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। ऐसा मैं पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, पूरी 1 क्लास लगी थी मुझे। तो अब क्या होता है कि पोलोनियम के अंदर ये जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो इजीली केमिकल रिएक्शन में एंटर करते हैं और पोलोनियम +4 बनाता है, और इसका +4 स्टेबल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के नियर होने की वजह से ये इसमें केमिकल इनर्टनेस आ जाती है। ये 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो हाई टेम्परेचर और सर्टेन कंडीशन में होते हैं, और पोलोनियम +6 बनता है। लेकिन पोलोनियम +6 अनस्टेबल होता है, मौका मिलते ही वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर मेरे पास कन्वर्ट नहीं है तो मौका मिलते ही मेरे यहां से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है कि पोलोनियम +6 में अनकन्फर्ट है, इसको मौका मिलते ही +6 से +4 की तरफ चला जाएगा। यानी ये पोलोनियम +6 से +4 में जाएगा, पोलोनियम +6 से +4 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोलोनियम +4 पहली बात तो रेयरली एग्जिस्ट करती है, अगर कहीं जबरदस्ती बन भी गया, ठीक है, तो उस केस में पोलोनियम +4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग है और इमीडिएटली +4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए पोलोनियम की अगर आपको जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो +4 लिखोगे, +6 नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पूछ लिया कि पोलोनियम की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप +4 लिख दोगे। आपको ये पूछ लिया कि पोलोनियम का +6 अनस्टेबल क्यों है, तो आप बोलोगे उसमें हाईएस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम +6 अनस्टेबल है और वो +4 में कन्वर्ट हो जाती है।
या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन यूं बन जाएगा कि पोलोनियम प्लस 6 के कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में Bi+5 के थे, ठीक है, तो पोलोनियम प्लस 6 के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं? तो हम लिखेंगे पोलोनियम प्लस 6 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हाईली अनस्टेबल है, तो वो +4 में चला जाता है, इस वजह से पोलोनियम प्लस 6 के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दूसरी तरह का इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि पोलोनियम प्लस 6 डज नॉट एग्जिस्ट और पोलोनियम प्लस 6 रेयरली एग्जिस्ट, तो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखना है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी वो देखी आपने -2, -1, 0, +1, +2 एंड सुपर ऑक्साइड में +1। पोलोनियम का केवल +4, ठीक है, जो एग्जिस्ट करेगा जो जनरल है। और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन की भी जो जनरल -2, बाकी तो -1 केवल पेरोक्साइड में, +1/2 केवल सुपर ऑक्साइड में, +2 ओनली इन OF2, +1 ओनली इन O2F2। अब सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनमें टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर तो बढ़ ही रहा है। सल्फर नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड्स हैं, तो इनमें सल्फर के उनके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो ये -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, तो -2 से +6 तक ये जाएगा। हाँ, सल्फर में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा डोमिनेट करेगी। सेलेनियम और टेल्यूरियम में नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम होने की वजह से इनके -2 और -1 के कंपाउंड रेयरली नॉन है, पर सल्फर के तो -2 से +6 तक सारे नॉन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर का जो +6 है या इन सब का जो +6 है वो हाईली अनस्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाना चाहेगा। तो मैंने हमेशा बताया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड एसिडिक भी होते हैं और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। अगर मैं ये देखूं तो इसका जो एग्जांपल है वो H2S है, H2S 2H+ और सल्फाइड आयन। H2S गैस है जिसमें रोटन एग लाइक स्मेल आती है, अच्छा एनालिटिकल लेबोरेटरी रिएजेंट है। H2S कीप्स ऑपरेटर्स में हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और इसी तरह से यहाँ पर ये SO2 है, H2SO3 है, SO3 है, H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है इनके, और भी एग्जांपल अभी मैं देता रहूंगा। तो कुल, और ये सल्फर में S8 में है, और भी इसके एग्जांपल है। एग्जांपल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताई थी जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करती है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, यानी इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट से। यानी कार्बन का जो बिहेवियर है उसके ग्रुप का एलिमेंट जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है उससे डिफरेंट शो करेगा। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से, बिस्मुथ से डिफरेंट शो करेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी बिहेवियर डिफरेंट है, आपने देख ही लिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लिया, अभी बिल्कुल डिफरेंटली चली, ठीक है। और दूसरा आपने देख लिया इसकी वैलेंसी एक्सपांड नहीं हो पा रही है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जितना हम सोचते हैं उससे कम है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, खाली फ्लोरीन ही उस पर डोमिनेट हो पाता है। इसलिए ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो इन 2-3 एक्सेप्शन को छोड़कर, खाली 2 एक्सेप्शन को छोड़कर OF2 और O2F2 दो मॉलिक्यूल को छोड़कर ऑक्सीजन हर जगह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये सब एनोमोलस बिहेवियर में आ गए। तो एनोमोलस बिहेवियर का रीजन क्या है, स्मॉल साइज, absence of vacant d orbital in their valency shell,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू फॉर्म म्यूचुअल पी पाई बॉन्डिंग, जो अभी अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा। तो इन सब की वजह से ऑक्सीजन एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसको पोस्ट करके रीड कर लो। H2O लिक्विड है, H2S गैस है। तो H2O लिक्विड इसीलिए है क्योंकि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्ट हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन, तो देखो इसमें जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ H2O, H2O, H2S, H2O स्टाइल से, ठीक। और पोलोनियम का हाइड्राइड अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि पोलोनियम मेटल है। तो और साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से पोलोनियम के कंपाउंड के अनस्टेबल होने का, अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलोनियम के कंपाउंड क्यों अनस्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, देखो दो क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लिया गया +4 और +6 में, +6 अनस्टेबल है, यस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इसलिए +4 में कन्वर्ट हो जाए, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। आपसे इन जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोलोनियम के कंपाउंड जनरली अनस्टेबल होते हैं, तो आप लिखोगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो वो खुद ही अनस्टेबल है, तो वो मॉलिक्यूल में कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। तो अगर वो पोलोनियम के सारे कंपाउंड, पोलोनियम हुआ, एस्टेटीन हुआ, इवन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ ये हो गए हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके बाइनरी बना रहे हैं, यानी ये 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, ट्राइनरी कंपाउंड है, ठीक है। सॉरी, ट्राइनरी नहीं, बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब 2 डिफरेंट एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये जो बाइनरी कंपाउंड दिख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, इनको हम जनरली हाइड्राइड बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट है H2O। तो H2O में हम अगर टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन एटम, ये हमारा ऑक्सीजन एटम है। ये हमारा थोड़ा बड़ा हो गया सल्फर एटम, ये सेलेनियम और बड़ा हो गया, ये टेलुरियम और बड़ा हो गया। और इनके साथ अब ये रेड वाला जो लगा रहा हूं वो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम का तो साइज फिक्स है, ये T है। तो यहां पर ये हो गया OH बॉन्ड, यहां पर ये हो जाएगा बेटा OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, SH बॉन्ड, SEH बॉन्ड, TEH बॉन्ड। तो यहां पर देख लो बॉन्ड लेंथ क्या होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये देखो। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये बॉन्ड लेंथ बता रही है यहां पर, और यहां ये रेड वाली लाइन बॉन्ड लेंथ बता रही है। तो ये टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, तो इस तरह का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं नाइट्रोजन फैमिली में, बस वो कोई टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आ जाऊं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ OSSE। तो साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहां एटम कौन सा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की साइज बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये देखो ये बढ़ गई, ये और बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये प्रेजेंटेशन से ही समझ में आ रहा है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज,
और बहुत बहुत अच्छे से लास्ट प्रीवियस नाइट्रोजन फैमिली में क्लियर किया हुआ है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, जल्दी टूटेगा। मैंने इन चारों को गर्म करना स्टार्ट किया तो हीट एनर्जी मिलेगी, तो इस हीट एनर्जी की वजह से बॉन्ड टूटेंगे। तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। तो ये वाला जब बॉन्ड जल्दी से टूटेगा तो ये बॉन्ड तक फटाक से टूट गया, अब इसको टूटने में तो टाइम लगेगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर इसका नंबर आएगा, लो टेम्परेचर पर इसका बॉन्ड टूटेगा। मैं ये कह रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अपन किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, उसके बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस हीट एनर्जी से, वो हीट एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जब हीट करती है, जैसे अपन किसी चीज को, किसी मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं तो उसको हीट एनर्जी मिल रही है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इतनी हीट एनर्जी मिलने लग जाती है कि उसके बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। तो ये बॉन्ड वीक है तो लो टेम्परेचर पर ये ब्रेक हो जाएगा। अब और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके होंगे, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके होंगे, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके होंगे। इसका मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, वो हीट उतनी ज्यादा रेजिस्ट कर पाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। तो वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ये रूम टेम्परेचर पर ही डिसोसिएट हो जाता है। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। तो अब इन सब के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन देगा। अगर मैंने आप में हाइड्रोजन ऐड किया तो मैंने आपका रिडक्शन किया। हाइड्रोजन एटम डोनर इज रिड्यूसिंग एजेंट, H प्लस आयन डोनर इज एसिड, H प्लस आयन डोनर इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। H डोनर इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें सबसे बेस्ट H डोनर कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। कोई स्पीशीज इनसे हाइड्रोजन मांगने गई तो सबसे इजीली ये वाला टेलोरियम वाला दे देगा। रीजन ये है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये हाइड्रोजन इजीली ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो गुड हाइड्रोजन डोनर कौन है, ये है। तो टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन एटम डोनेटिंग पावर, हाइड्रोजन एटम डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये हाइड्रोजन एटम नहीं देगा और ये थोड़ी मुश्किल से देगा पर दे देगा, ये फिर मुश्किल से देगा और ये बहुत इजीली दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यूं है कि कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया, इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो गई, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज मींस H डोनेटिंग पावर इज इंक्रीज, H डोनेटिंग पावर इंक्रीज। सब ये सब के सब पॉइंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही एक्सप्लेन करने हैं। सेवंथ, अब आयोनाइजेशन की बात करूं तो भी अगर इनको हम वाटर में डाल देंगे तो ये पोलर बॉन्ड तो है ही, अब वाटर के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो ये पोलर बॉन्ड है ही, ठीक। तो ये तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, तो पोलर मीडियम में इसका हाइड्रोजन एज H प्लस आयन रिलीज होगा। तो जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उसका रीजन भी ये दोगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से ये H भी जल्दी देगा, जहां H देने की बारी आएगी वहां H भी जल्दी देगा, और जहां H प्लस आयन देने की बारी होगी वहां H प्लस आयन भी जल्दी देगा। अब आप पूछोगे सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कब H देगा और कब H प्लस आयन दे देगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको पोलर मीडियम में डालेंगे या किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे तब ये H प्लस आयन देगा। मैंने NaOH डाल दिया, मैंने KOH डाल दिया और उसके साथ हीट कर रहा हूं तब तो ये H प्लस आयन देगा। और अगर मैं खाली इनको गैस फेस में हीट कर रहा हूं या नॉन पोलर मीडियम में हीट कर रहा हूं तब ये H देगा। समझ में आया? H कब देगा? जब खाली इनको अकेले को हीट करो तो इनके ये वाले बॉन्ड टूटेंगे और ये H एटम रिलीज करेगा, और या फिर नॉन पोलर मीडियम में तब ये H एटम रिलीज करेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको पोलर मीडियम में डाल दिया, वाटर में
या इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बॉइल कर रहा हूं तब ये H प्लस आयन देगा। तब अब उस केस में H प्लस आयन भी ये जल्दी ये देगा। तो इसलिए क्या होता है टॉप टू बॉटम ऐसे ये जो तीनों ये जो सारे पॉइंट हैं इन सबका एक ही रीजन है और वो रीजन है हमारा ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये सारे पॉइंट। खैर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, एच डोनेटिंग पावर इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब साथ में देखो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर और कम हो गई। हाइड्रोजन की तो फिक्स है, तो मैं 8 पॉइंट ये भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इनमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या याद रहता है कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि एस ब्लॉक में ऐसा होता है, पर पी ब्लॉक यहां पर उल्टा हो रहा है क्योंकि देखो और यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो यहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होता जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। तो यहां तक हम ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आगे ये हाइड्रेट अपन ने यहां तक डिस्कस कर लिए हैं, अब अपन इसको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।